हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, आई एम नेहा। वेलकम टू लॉ चौपाटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 16 बहुत ही डेप्थ में, जिसमें हम रिजर्वेशन डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन का पूरा क्राइटेरिया क्या है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तीसरा जो एस्पेक्ट है क्रीमी लेयर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या होता है क्रीमी लेयर। फोर्थ एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे जो 105th अमेंडमेंट अभी हाल ही में आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 का फर्स्ट पार्ट बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बात की गई है, यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई है, मतलब प्राइवेट जॉब्स की नहीं, सरकारी नौकरियों की या सरकारी जॉब्स की बात कर रहा है कि सरकारी जो जॉब्स होती हैं उसमें स्टेट जो है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, सबको बराबरी का मौका देगी पार्टिसिपेट करने का, जॉब करने का। स्टेट जो है इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, जैसे कि हो गया रिलीजन, हो गया रेस, हो गया कास्ट, हो गया सेक्स, डिसेंट, रेजिडेंस, हो गया प्लेस ऑफ बर्थ। तो लास्ट आर्टिकल जो हमने आर्टिकल 15 डिस्कस किया था वहां हमने 5 ग्राउंड डिस्कस किए थे, लेकिन आर्टिकल 16 में हम 7 ग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एडिशनल कौन सा है आपका डिसेंट है और रेजिडेंस है। ठीक है, तो ये दोनों एडिशनल ग्राउंड्स हैं आर्टिकल 16 के पर्पज से, जो कि बात करता है जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड। अभी हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जाना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट उसी का अगर आप नेक्स्ट क्लॉज पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 16 का, तो वो क्या कहता है कि कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, जैसे कि 3 में बात करता है कि रेजिडेंस के बेसिस पे स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल लॉ बना सकता है कुछ कम्युनिटी के लिए, कुछ लोगों के लिए। अब इसको समझने के लिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं या बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के ऐसे एरियाज हैं जो काफ़ी डेवलप नहीं है। ठीक है, तो कुछ आप एग्जाम्स वगैरह में देखेंगे वहाँ पे इन सब कैटेगरी के लिए जो है स्पेशली रिजर्वेशन दिया जाता है, जैसे 2 सीट के लिए, 1 सीट के लिए, कुछ जो एक क्राइटेरिया स्टेट के हिसाब से ऐसे कैटेगरी को दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जो कि अभी भी डेवलप नहीं है, तो सरकार चाहे तो क्या कर सकती है, ऐसे जो लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी है, उनकी स्पीडी डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे लॉज ला सकती है जिससे कि उनको एक्स्ट्रा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, और वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, आगे बढ़े और अपने एरिया वाइज भी डेवलप हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, जैसे कि रिलीजन के बेसिस पे भी हमने बात की कि रिलीजन के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बट इसी का जो पार्ट 5 है, मतलब क्लॉज 5 है, वो ये बात करता है आर्टिकल 16 का कि कुछ रिलीजियस डिनोमिनेशंस, मतलब इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं तो रिलीजियस डिनोमिनेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मंदिर है, ठीक है, तो वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे पूजा करने के लिए किसको रखा जाता है? पंडित जी को रखा जाता है। ठीक है, तो अब पंडित जी को जब रखा जाता है तो स्पेसिफिकली देखा जाता है कि ये हिंदू होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे गुरुद्वारे में आप देखते हैं तो गुरुद्वारे में जो पाठ पढ़ते हैं वो कौन होते हैं? वो सिख होते हैं। ठीक है, आप मस्जिद में देखेंगे तो कौन होते हैं? मौलवी साहब होते हैं। ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन का अगर हेड है तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि मतलब इसी पर्टिकुलर रिलीजन का ही ये होना चाहिए। ठीक, तो अभी जो हमने एक्सेप्शन जाने, ठीक है, जो हमने ऊपर बात की, हमने बात की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बट ये तो एक्सेप्शन है, ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये एक तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जो कुछ फैक्टर्स को देखते हुए किया जाता है। तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बात करता है बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड। अब ये बैकवर्ड क्लासेस के रिलेटेड क्या बोलता है कि स्टेट चाहे तो क्या कर सकती है, कुछ सीट्स रिजर्व कर सकती है। ठीक है, किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जिनका कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। मतलब आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 बात करता है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन किसकी? बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन। ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनकी कुछ सीट जो है गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्व करवा सकती है, रिजर्व कर सकती है सर्विसेज में जो कि इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड है। ठीक है, इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड मतलब क्या हो गया? जिनका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन नहीं है स्टेट्स में, जैसे कि एग्जाम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है जनरल कैटेगरी की इतनी सीट है, ठीक है, ओबीसी की इतनी है, एससी एसटी की इतनी है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बात कर रहा है अदर बैकवर्ड क्लासेस की, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस की। हम हिस्ट्री समझते हैं। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन फॉर्म हुआ था, ठीक है, 1953 में, जिसमें कहा गया था
कि 2000 कुछ जो है इतनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, 2399 जो है इनको बोला गया कि इतनी बैकवर्ड क्लासेस हैं, और इसमें बोला गया था 800 कुछ जो क्लासेस हैं वो कैसी हैं, वो मोस्ट बैकवर्ड में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बोला गया था, वुमेन को भी बोल दिया गया था कि वुमेन भी जो है बैकवर्ड क्लास में काउंट की जाएंगी। और एक रिकमेंडेशन दी गई थी इसकी कि जो 70% रिजर्वेशन है वो करना चाहिए किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल फील्ड में। अब ये जो तर्क वितर्क थे इस कमीशन के, इसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद आई सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ठीक है, जिसको और भी क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये काफी न्यूज में है इस टाइम। तो ये आया था 1979 में, जिसकी रिपोर्ट के हिसाब से 3743, ठीक है, 3743 जो है बैकवर्ड क्लासेस आइडेंटिफाई की गई थी, बैकवर्ड एज इन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, जिसमें ये बोला गया कि 52% जो है ये पूरी पॉपुलेशन का फॉर्म करती हैं ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है। तो इसमें एक रिकमेंडेशन क्या दी गई थी कि हम क्या कर सकते हैं, हम 27% जो है 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रख सकते हैं, ठीक है, और जो 15% है वो हम रख सकते हैं एससी के लिए, और हम 7.5% रख सकते हैं एसटी के लिए। तो ये जो चीज़ है ये फॉलो होने लगी, मतलब इसको सही माना गया, और बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है ये क्राइटेरिया फॉलो करने लगे कि 27% जो है बैकवर्ड क्लासेस को दे दिया जाए। अब इस बीच में क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद 1991 में किसकी गवर्नमेंट आई, नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने 2 चेंजेस सजेस्ट किए। इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट बातें बोली और कहा कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, मतलब फाइनेंशियली भी आपको देखना चाहिए कि मतलब कि आप अब रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, बट रिजर्वेशन तो आप दे रहे हैं, आप उनको भी रिजर्वेशन दे रहे हैं एक तरीके से जो कि ऑलरेडी बहुत डेवलप कर चुके हैं, यानी कि जी हाँ, हम बात करें क्रीमी लेयर की, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में कौन लोग आते हैं, वो लोग जो कि फाइनेंशियली बहुत रिच हैं, बहुत डेवलप है, ठीक है, तो उनको डेवलपमेंट की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इन्होंने एक पॉइंट ये रिकमेंड किया कि इनको जो है रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। दूसरी इन्होंने क्या बात की, दूसरी इन्होंने कहा कि जो हायर कास्ट के भी कुछ लोग हैं, मतलब अगर कोई मान लीजिए जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, बट उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को आसानी से ग्रैब कर सके या डेवलपमेंट कर सके अपनी, तो इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी 10% जो है रिजर्वेशन आप दीजिए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक मैटर आया, केस आया 1992 में, इसके जस्ट बाद ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस है। इसमें फर्स्ट टाइम क्रीमी लेयर को डिफाइन किया था, क्रीमी लेयर के बारे में डिटेल में बताया गया था, ठीक है, तो इसलिए ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, हम इससे अग्री करते हैं। दूसरी चीज़ बोली कि जो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे बताया, इनकी गवर्नमेंट ने जो बताया कि क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तीसरी चीज़ बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि जो ओबीसीज का रिजर्वेशन है, ये जो 27% रिजर्वेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट पे होगा, ना कि प्रमोशन में, मतलब जो प्रमोट होते हैं सर्विसेज में उसमें नहीं लगेगा ये रिजर्वेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट में लग जाएगा। उस पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी ना 27% ओबीसी को, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में जो बात की गई थी कि 27% जो है ओबीसी को दे रहे हैं और 15% दे रहे हैं एससी को, और एसटी को दे रहे हैं 7.5%। तो ये अराउंड एक जो लगा लें आप 50% के आसपास आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए 50% से अगर ऊपर सीलिंग लिमिट आती है, ठीक है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। बट वहीं पे साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूल की बात की, कैरी फॉरवर्ड रूल की। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, कैरी फॉरवर्ड रूल जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है, कि एक स्टेट में वैकेंसी आई है 100 सीटों की, ठीक है। अब 100 में से जो 20 सीट है वो रख दी गई है कुछ एक कैटेगरी के लिए, मान लीजिए ओबीसी के लिए रखी गई है, ठीक है, बट जो 20 सीटें हैं वो इस साल फुलफिल नहीं होती हैं, उनको एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, तो मान लीजिए कि सिर्फ 15 फेल हुई और 5 बच गई। अब अगले साल भी ऐसे होता है, 5 सीटें आई, ठीक है, ओबीसी के लिए, तो ये वाली जो 5 सीट है वो भी उसमें ऐड हो जाएगी, मतलब कि टोटल वैकेंसी कितनी हो जाएगी ओबीसी के लिए, 10
ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है तो कैरी फॉरवर्ड रूल लग जाएगा, जिसमें कि ऑब्वियसली 50% से ऊपर जा सकता है। लास्ट बात की सुप्रीम कोर्ट ने कि जो EWS कैटेगरी है, मतलब कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो है, जिसकी बात इन्होंने की थी, नरसिम्हा राव ने की थी, ठीक है, कि दूसरा चेंज जो है आपको हायर कास्ट के भी हैं, लेकिन अगर गरीब हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उनको 10% का कोटा दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। तो ये थी पूरी इंपॉर्टेंट बात। और इंदिरा साहनी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिजर्वेशन के पर्पज से, क्रीमी लेयर के पर्पज से, ये हमेशा ही न्यूज़ में रहने वाला टॉपिक है। अभी जो हमने सारा डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आई थी, वो हम जान लेते हैं। तो क्लॉज 4A आर्टिकल 16 का क्या बात करता है, जो 77th अमेंडमेंट से ऐड हुआ, और इसमें कहा गया कि जो रिजर्वेशन है वो आपको SC ST को दिया जा सकता है प्रमोशंस में भी, ठीक है। उसके पहले हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि रिजर्वेशन जो है ओबीसीज को नहीं, ओबीसीज को प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बट इसमें स्पेसिफिकली हेल्ड किया कि जो SC ST की कैटेगरी है उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिल सकता है, ठीक है। अब इसको रिलेट करते हैं 85th अमेंडमेंट से। क्यों? क्योंकि वहां पे एक चीज लिखी हुई है, प्रमोशन में मिल सकता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि रिजर्वेशन के थ्रू एंट्री तो हो जा रही थी SC ST की, बट फिर भी कुछ जो अपर कास्ट के लोग थे, जो ऊपर सीनियोरिटी में बैठे थे, वो उनको क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे या आगे नहीं बढ़ने देते थे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे केसेस देखने को मिले। उसकी वजह से क्या किया गया कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कॉन्सेप्ट ऐड किया गया 85th अमेंडमेंट में, एंड 85th अमेंडमेंट से, और ये ऐड किया गया क्लॉज 4A में ही, ठीक है। अब 81st अमेंडमेंट क्या थी? 81st अमेंडमेंट से आया 4B, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिकली डिस्कस किया है बैकलॉग वैकेंसीज, जो अभी हमने डिस्कस की, जो कैरी फॉरवर्ड रूल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि कैरी फॉरवर्ड रूल में क्या होगा कि जैसे वैकेंसी पहले रह गई है, कुछ सीटें रह गई हैं, ठीक है, तो जब दोबारा वैकेंसी आती है और सीट्स जो हैं, तो उसमें भी वो सीट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वो हो गया बैकलॉग वैकेंसीज। और दूसरी चीज हमने जानी थी जो 50% की सीलिंग लिमिट है रिजर्वेशन में, ठीक है, तो उसकी भी बात की गई है क्लॉज 4B में। बट ये जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में क्या हो सकती है, ये भी एक्सीड हो सकती है। तो ये थी हमारी 81st अमेंडमेंट, और ये सारी ही अमेंडमेंट इस आर्टिकल के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पर्पज से ही। अब आ जाते हैं जो इस टाइम सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, 105th अमेंडमेंट। हम इसको अलग से भी डिस्कस कर सकते थे, बट अलग से डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। और भी आर्टिकल से रिलेटेड है, बट स्पेसिफिकली इस आर्टिकल से रिलेटेड है क्योंकि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात करता है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे अभी के लिए। अब ये जो इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो रही है लोगों को कि ये 127th अमेंडमेंट है या 105th है, ठीक है। तो ये 127th बिल है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, लेकिन 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 105th है। इसके पहले 104th आई थी, ठीक है। 105th अमेंडमेंट जाने से पहले आपको पता होना चाहिए 102nd अमेंडमेंट क्या थी, ठीक है। तो जानते हैं 102nd अमेंडमेंट जो कि 2018 में आई थी, इसमें ये बोला गया था कि NCBC मतलब कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस और SCBC दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन दोनों को ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया इन आर्टिकल्स के थ्रू। NCBC को दिया गया 338B में और SCBC को दिया गया 342A में, ठीक है। अब ये तो ठीक था, उसके बाद क्या हुआ, इसमें एक चीज़ और स्पेसिफाई की गई, वो क्या कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से लोग हैं जो कि बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे, ये पावर दी गई स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट के पास पावर चली गई, मतलब कि सेंटर के पास पावर हो गई। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट ये पावर कैसे एक्सरसाइज करेगा, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर, मतलब वो गवर्नर से कंसल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ भाई ये जो कैटेगरी है ये इसमें फॉल करेगी। अब जो बीच में अभी मुद्दा चला था मराठा कोटा को लेके, ठीक है, तो वो इसी के चलते चला था कि ये जो चीज़ है ये थोड़ी सही नहीं लग रही है, ठीक है। मतलब स्टेट के पास पावर होना चाहिए, स्टेट को डिसीजन लेना चाहिए ये कि स्टेट के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो इसमें फॉल करती हैं बैकवर्ड क्लासेस में। अब क्या होता है, 5th में
2021 को क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है मराठा रिजर्वेशन केस जिसे कहते हैं स्पेसिफिकली। तो ये केस है जयश्री लक्ष्मण ऐसे करके केस है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई ये जो चीज़ें हैं ये ठीक है, जो 102nd अमेंडमेंट की वैलिडिटी एक तरीके से हेल्ड कर दी कि ये जो चीज़ें हैं कि पावर जो है इनके पास है तो ये सब ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, बहुत लोग अपोज करने लगे इस चीज़ को, विरोध करने लगे कि ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं है। तो इसलिए 105th अमेंडमेंट जो आई है ये एक तरीके से क्या कर रहा है, ये रीस्टोर कर रहा है पावर किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो आइडेंटिफाई करेगी ओबीसीज को कि ओबीसीज जो कैटेगरी है उसमें फॉल कौन करता है, बैकवर्ड क्लासेस जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, इसमें कौन फॉल करेगा। तो ये कौन डिसाइड करेगा आपका, ये अब डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। तो सिर्फ यही है, यही अमेंडमेंट आई है। अब इस अमेंडमेंट से हुआ क्या है वो इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ से हुआ क्या है, जो ये आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 338B 342A, तो इसमें जो है इसमें चेंजेस आए हैं और 366 जो आर्टिकल है उसमें भी चेंज आया है। तो ये हमने डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया क्रीमी लेयर, ठीक है, कि क्रीमी लेयर क्या होता है, रिजर्वेशन डिस्कस किया, और हमने ये भी डिस्कस किया कि 105th अमेंडमेंट क्या है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी सारे सब्जेक्ट से लॉ के रिलेटेड, ठीक है, इन डेप्थ भी होगा और कॉमन पीपल के हिसाब से भी होगा।